नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एस सी द्वारा 17 मई 2025 जो हवलदार प्रशिक्षक का पेपर आयोजित करवाया गया था, उसका हमने एक भाग पढ़ लिया था जिसमें हमने उत्तराखंड और हिंदी को कवर किया है। आज उसी का अगला भाग है जिसमें हम इस पेपर की रीजनिंग और जीएस को यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें रीजनिंग करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 41 से दी गई थी। ये सेट बी है, जिसके पास भी सेट बी होगा वो देख लेना। पहला क्वेश्चन है इसमें, निशा को याद है कि उसकी एनटीए द्वारा सीयूटी परीक्षा 11 जून के बाद व 15 जून के पहले होनी है, जबकि रूपा को याद है कि यह परीक्षा 16 जून से पहले व 12 जून के बाद होनी है। एनटीए ने इस परीक्षा के जून माह में किसी रविवार को होने की घोषणा की थी। इस वर्ष के 29 अप्रैल को गुरुवार था, तो जून माह की किस तिथि को यह परीक्षा होगी। देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन कैसे होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो निशा है, निशा को याद है कि पेपर कब है, 11 जून के बाद है और 15 जून से पहले है, इनकी 11 और 15 दोनों हो जाएगा। जबकि रूपा को याद है एग्ज़ाम कब है, 12 जून के बाद और 16 जून के पहले है, 12 के बाद और 16 से पहले है, यानी कि एग्ज़ाम कब होगा, तब दोनों हमारे पास हैं। इसको याद है कि 11 के बाद है, इसको याद है 12 के बाद है, यानी कि यहाँ पर 11 का तो मतलब नहीं बनता है, 12 लेंगे हम यहाँ से। इसको याद है 16 से पहले है और इसको याद है 15 से पहले है, यानी कि 16 नहीं लेंगे, 15 ही लेंगे क्योंकि इसको याद है 15 से पहले है। अब हमें पता है 12 जून से जून के बाद है और 15 जून के पहले है, तो 12 और 15 जून के बीच में कौन सी तारीख आती है, एक तो 13 आती है, दूसरी 14 आएगी, यानी कि एग्ज़ाम या तो 13 तारीख को होगा या 14 तारीख को होगा, दोनों में से एक दिन होगा। तो ऑप्शन में दोनों दिए गए हैं, 13 जून और 14 जून। अब हमको निकालना कैसे है। अब इसने कहा है यहाँ पर कि रविवार को एनटीए ने घोषणा की है कि एग्ज़ाम होगा, यानी कि उस दिन संडे होना चाहिए, जबकि हमें दिया गया है 29 अप्रैल को गुरुवार था। अब हम क्या करेंगे, इस 29 अप्रैल के बेस पर 12 और 13 जून का जो दिन है वो निकालेंगे। 29 अप्रैल को कौन सा दिन है, तो गुरुवार है। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो अप्रैल के कितने दिन बचे हैं, तो एक दिन बचा है। उसके बाद मई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। फिर जून की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर पहले 13 जून ही मानेंगे क्योंकि हमारे पास दो डेट हैं, 13 और 14। जब 13 का निकल जाएगा तो 14 का भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो 13 मान के चलो। 13 दिन हो गए हैं जून के, तो टोटल जोड़ोगे तो कितना हुआ, तो 13 दिन जून के हैं, 31 मई के हैं और 1 अप्रैल का बचा है, यानी कि टोटल हो गए 45 डेज। 45 दिन हमारे पास हैं, यानी कि एग्ज़ाम 45 दिन बाद होगा। अब निकालेंगे कैसे, इस 45 को 7 से हम डिवाइड कर देंगे। 7 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो प्रत्येक दिन है, चाहे सोमवार हो, गुरुवार हो, शनिवार, कोई भी हो, 7 दिन बाद रिपीट होता है, इसलिए इन दिनों को 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करने पर 6 बार जाता है, 7 छके 42 और बचा कितना, 43, 44, 45, यानी कि 3 दिन बचे हैं। अब इन 3 दिनों को क्या करेंगे, तो इस गुरुवार में, यानी कि जो 29 अप्रैल को गुरुवार था, इसमें 3 दिन हम ऐड कर लेंगे। 3 दिन ऐड करने के बाद कौन सा दिन आएगा, तो गुरुवार में हम 3 दिन ऐड करेंगे, यानी कि अगला दिन होगा शुक्रवार, फिर होगा शनिवार, फिर होगा रविवार। क्योंकि हमें पता है एग्ज़ाम रविवार को है, तो यहीं तक हम लेंगे। हमने शुरुआत में 13 जून लिया था, तो यानी कि आंसर होगा 13 जून। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 13 जून को उसका एग्ज़ाम होगा। अगला क्वेश्चन है, NOT के किन्हीं दो वर्णों को लेकर अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। यानी कि जो हमें शब्द दिया गया है NOT, नॉट, तो इसमें से हमने कोई भी दो लेने हैं और उनसे एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। जैसे कि पहला हमने लिया है NO, इसको कहते हैं नो, नो का अर्थ है नहीं। फिर हमने लिया है ON, ऑन, ऑन का भी कुछ अर्थ होता है। तीसरा जो अर्थपूर्ण यहाँ पर बनेगा T और O, टू। 3 अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे, नो, ऑन और टू, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन सी 3। अगला जो प्रश्न है, निम्न श्रेणी में विलुप्त संख्या छांटिए। पहला दिया है 4, फिर क्वेश्चन मार्क, 44, 400, 900 और 1764। देखिए फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन वैसे तो गैपिंग से होते हैं। गैपिंग यानी कि इनके बीच का गैप देखना है, डिफरेंस देखना है कितना है। वैसे भी ये सीरीज देख के पता ही लग रहा है इसमें क्या होगा, क्योंकि 144 से पता लग रहा है ये 12 का स्क्वायर है, 400 किसका है, तो 20 का स्क्वायर है, 900 30 का स्क्वायर है और 1764 42 का स्क्वायर होता है। तो कितने कितने का गैप है, 12 में 8 जोड़ा 20 हुआ, 20 में 10 जोड़ा 30 हुआ, 30 में 12 जोड़ा 42 हुआ। यानी कि यहाँ पर हमने 8 जोड़ा है, यहाँ पर 10 जोड़ा है, यहाँ पर 12 जोड़ा है, तो इससे पहले में कितना जोड़ा होगा, तो 6 जोड़ा होगा, यानी कि 12 माइनस 6, तो कितना होगा, तो 6। यानी कि जो विलुप्त संख्या है उसके स्थान पर आएगा 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, उस अक्षर या अक्षर समूह को चिन्हित कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो कौन सा इसमें गलत है वो देखना है। पहला दिया है एफ और डी, एफ डी। तो हमने ABCD लिख के सबसे पहले आपको याद रखना है कौन सा लेटर किस स्थान पर आता है। इसमें इस टाइप की रीजनिंग लग रही है जहाँ तक हम सोच पा रहे हैं। एफ आता है 6 पे, डी आता है 4 पे, यानी कि 6 - 2, यानी कि 6 में -2 किया तो 4 वाला लिख दिया। अब इसमें इसने क्या किया है, तो 6 + 4 इन दोनों को ऐड करके 10 हो गया, और 10 में ये 2 माइनस कर दिया। कौन सा 2? जो इन दोनों के बीच का गैप है। तो 10 में 2 माइनस करोगे कितना होगा? 8। तो 8 पे कौन आता है? H आता है, तो अगला लिख दिया H। फिर है I और G। I कितने पे आता है? 9 पे आता है। G कितने पे आता है? तो 7 पे आता है। 9 में से 2 माइनस किया तो 7 लिख दिया। फिर इन दोनों को ऐड किया, 9 7 16, और जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है यानी कि 2 है, -2 कर दिया तो -2 करके 14 आएगा। तो 14 पे कौन आता है? तो 14 पे N आता है, तो ये भी सही है। अगला देखेंगे L और J। L कितने पे आता है? तो L 12 पे आता है। वैसे ही J कितने पे आता है? तो 12 - 2 10 पे आता है। तो 12 और 10 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 में 2 माइनस करेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है, तो कितना आएगा? 20। तो 20 पे क्या आना चाहिए? तो T आना चाहिए। तो इसने 21वां वर्ण U लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा, इसकी जगह T होना चाहिए था। तो आंसर होगा D, U। अगला प्रश्न है, 6 व्यक्तियों A B C D E और F के किसी परिवार में 2 दंपति हैं, यानी कि 2 शादीशुदा जोड़े हैं, जिसमें D A की दादी है और B की माँ है, C B की पत्नी है और F की माँ है, F E की पौत्री है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक दंपति है? यानी कि हमने वो दंपति जोड़े निकालने हैं जो शादीशुदा हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पकड़ेंगे, D A की दादी है, जो D है वो A की दादी है, ठीक है। लेडीज़ है तो उसके लिए माइनस रखेंगे क्योंकि पहचानने में आसानी हो जाएगी। A की दादी है D, और B की माँ है। किसके बारे में बात हो रही है? तो D के बारे में। जो D है वो A की तो दादी है, B की माँ है, यानी कि A B का पुत्र होगा, ठीक है। C B की पत्नी है और F की माँ है। जो C है वो B की पत्नी है तो माइनस, यानी कि C पुरुष होगा, और F की माँ है, F की माँ है, यानी कि जो F है वो B और C की पुत्री है, क्योंकि जो C है वो B की पत्नी है। अगला है F E की पौत्री है, जो F है वो E की पौत्री है। E की पौत्री कौन है? F। क्वेश्चन यहीं से होगा कि निम्न में से कौन सा एक दंपति है, तो यहीं से बनेगा क्वेश्चन। जो F है वो B और C की पुत्री है। जब B की माँ D है तो D F से किस प्रकार संबंधित होगी? तो D F की दादी होगी, तो F D की पौत्री होगी। यहाँ पर F किसकी पौत्री है? तो E की पौत्री है। तो यानी कि जो D है वो तो दादी है, और E ये क्या होगा? दादा होगा, यानी कि D और E क्या होंगे? दंपति होंगे। इन दोनों की पौत्री कौन है? F। तो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बनेगा। जो D है वो A की दादी है, और जो D है वो B की माँ है, और जो C है वो B की पत्नी है, और जो F है वो C की पुत्री है। यानी कि B क्या हो गया? पति हो गया, और C पत्नी होगी। B की माँ कौन होगी? D होगी। और अगला उसने स्टेटमेंट दिया है कि जो F है वो E की पौत्री है, जो F है वो E की पौत्री है, और यहाँ हमें पता है C की पुत्री है कौन? F। C की पुत्री है तो F B की भी पुत्री होगी, है ना, क्योंकि इसकी माँ C है और माँ का पति पिता होता है। और यहाँ पर क्या है? E की पौत्री F है, और हमें पहले दिया गया है जो D है वो B की माँ है, क्योंकि इस F के पिता की माँ कौन है? D है, तो इस F की ये क्या होगी? दादी होगी। अगर ये F की दादी होगी तो D की पौत्री कौन है? F है। यहाँ पर भी इसने कहा है D पौत्री F है, यानी कि अगर ये दादी है तो ये E कौन होगा? दादा होगा। तो ये दोनों कौन होंगे? दंपति, D और E। तो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बनेगा, D A की दादी है और B की माँ है, और जो C है वो B की पत्नी है, और F क्या है? C की पुत्री है। तो C की पुत्री है तो B की भी पुत्री होगी। B की पुत्री F है और B की माँ D है, तो F अपने पिता की माँ को क्या कहेगी? दादी कहेगी, और दादी है तो दादी F को क्या कहेगी? तो पौत्री कहेगी, है ना। और यहाँ पे भी इसने कहा है जो F है वो E की पौत्री है, और D की भी ये पौत्री हो गई है। तो जब D दादी है तो E कौन होगा? दादा होगा, यानी कि आंसर हो जाएगा D और E, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, D और E। अगला प्रश्न है, यदि आप 1 से 100 तक की संख्याएं लिखते हैं तो आप 3 अंक कितनी बार लिखेंगे? तो ये तो आसान है, आप लिख सकते हैं, तो 20 आएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं?
देखिए फ्रेंड, वर्ग गिनने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना है, वर्ग जितना भी दिए गए हैं उसमें नंबर डालो 1 2 3 और 4। ऐसे में भी कितने हैं, 1 2 3 और 4, ऐसे नंबर डालने हैं इसमें। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है। किसी भी एक साइड से आप शुरू कर सकते हैं, चाहे यहाँ से कीजिए चाहे यहाँ से कीजिए। तो चारों के आपको स्क्वायर लिखने हैं। तो इसमें हमने नंबर डाले थे 1 2 3 और 4। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो टोटल को आपस में जोड़ दो, 4 और 1 5 और 5 और 9 14 और 14 और 6 20, 20 की 0, 1 और 2 3, यानी कि टोटल 30 इसमें वर्ग होंगे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 30। तो फ्रेंड्स ये थे इसमें जो रीजनिंग है, इसमें शायद एक पेज मिसिंग है क्योंकि 47 ही है। 3 क्वेश्चन और रीजनिंग के होंगे। जिनके पास इसकी पूरी पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में मैं लिंक दे दूंगा। जो डिस्कशन वाला ग्रुप है उसमें आप भेज दीजिएगा। टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको एक लिंक दिया जाएगा जिसमें आप चैट और डिस्कशन कर सकते हैं, जो ओपन रहता है उसमें आप भेज सकते हैं। अब हम इसमें जीएस पढ़ेंगे। जो जीएस का पहला क्वेश्चन है 54 से है, इसमें भी कुछ मिसिंग है। हमारे पास पेपर इतना ही आया था। पहला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है इसमें पतन नगर। पतन नगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो पतन यानी कि जो बंदरगाह हैं कौन कौन है, एक तो मुंबई में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है। तो पहले का हो जाएगा 3। औद्योगिक नगर के नाम से जाना जाता है, तो औद्योगिक नगर है भिलाई, राउरकेला और जमशेदपुर। 2 का हो गया 4। खनिज आधारित नगर है सिंह भूमि है, क्योंझर है, रीवा, यानी कि जो छोटा नागपुर का पठार है वो खनिज के लिए भारत में फेमस है। तो सी का हो जाएगा 1। और ऐतिहासिक नगर तो आगरा, जयपुर और जोधपुर, ये इतिहास से संबंधित है। तो डी का हो जाएगा 2, यानी कि 3 4 1 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 4 1 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है वो देखना है। सबसे पहले है मेसोपोज। मेसोपोज क्या होता है, मीसोस्फीयर यानी कि मध्यमंडल जिसको कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर की 5 परतें होती हैं, उनमें से एक मीसोस्फीयर है जिसको मध्यमंडल कहते हैं। तो मीसोपोज होता है मध्यमंडल की ऊपरी सीमा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है स्टेटोपोज। तो जो स्टेटोस्फीयर होता है वो कहते हैं समताप मंडल को, तो समताप मंडल की ऊपरी सीमा। ट्रोपोपोज, जो ट्रोपोस्फीयर है वो क्षोभ मंडल को कहते हैं, तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा। और आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर, तो आयन मंडल में होता है, तो ये गलत हो जाएगा, समताप इसका गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है MS DOS एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, विंडोज एक कमांड लाइन इंटरफेस है। तो आंसर होगा सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है निम्न में से किस यात्री को तीर्थयात्रियों का राजकुमार के रूप में जाना जाता है। तो यात्रियों का राजकुमार आधुनिक शाक्यमुनि के नाम से हुइनसांग को जाना जाता है, जो कि हर्षवर्धन के समय 629 में भारत की यात्रा पर आते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें अधिनियम दिए गए हैं और उनकी विशेषताएं हैं। पहला है माले मिंटो सुधार, जो कि 1909 में आया था और मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन था, यानी कि पहले का हो जाएगा 3। दूसरा है भारत शासन अधिनियम 1935, इसके तहत संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की जाती है, यानी कि दूसरे का 2। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, इसके तहत राज्यों में द्वैत शासन शुरू किया जाता है, तो यानी कि तीसरे का 4 हो जाएगा। और चौथा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसके तहत वायसराय पद की समाप्ति होती है और गवर्नर जनरल पद बनाया जाता है, तो 1 हो जाएगा, यानी कि 3 2 4 1। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 3 2 4 1। अगला प्रश्न है भारतीय दर्शन की आस्तिक परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो योग दर्शन होता है, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। न्याय दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी है और वेदांत दर्शन के प्रतिपादक शंकराचार्य हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा लोकायत। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है कृषि उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका, तो ये होता है बहुविधि फसल प्रणाली, बहुत सारी फसलों को उगाना। औजार एवं मशीन, तो स्थायी पूंजी होती है, ये किसान की स्थायी पूंजियाँ हैं। हरित क्रांति का आधार क्या है, तो अधिक उपज देने वाले बीज। और गैर कृषि हो गया डेयरी, यानी कि इसका आंसर होगा 2 3 1 और 4। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1 और 4। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा खारे पानी की झील है। तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील राजस्थान के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम का संबंध दल बदल निषेध कानून से है। तो दल बदल निषेध कानून 1985 में पारित हुआ था, तो 52वां संविधान संशोधन 1985, डी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में संदर्भ में सत्य नहीं है? तो 1986 के संदर्भ में सत्य कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल सार्वजनिक क्षेत्र पर लागू है। तो ये सभी क्षेत्रों पर लागू है। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटाकर 300 के ए में रखा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है? तो भाषाई आधार पर सभी लोग जानते हैं, आंध्र प्रदेश 1953 में बनाया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आयाम क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय होती है, जन्म के समय संभावित आयु, और शिक्षा का आधार यानी कि शिक्षा की उपलब्धता। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन श्रम के उत्पादन साधन के रूप में विशेषता नहीं रखता है? तो श्रम का नाशवान, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, कहाँ से किसने नेतृत्व किया था? तो कानपुर से नाना साहब, बिल्कुल सही है। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था, ये भी सही है। और बरेली से खान बहादुर खान ने किया था, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेरठ देवी सिंह, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1767 1767 कलकत्ता के अंदर हुई, और 1942 में इसे देहरादून लाया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके उत्पादन के लिए मयूरभंज प्रसिद्ध है? मयूरभंज उड़ीसा के अंदर है, जो कि लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो कच्चा लोहा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगंगा विद्युत संयंत्र पौड़ी जिले में स्थित है, पहला बिल्कुल सही है। रामगंगा विद्युत संयंत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता 198 मेगावाट है, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के रूप में किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो प्रिंटर इसका सही आंसर हो जाएगा। हार्ड कॉपी यानी कि जो प्रिंट आउट होता है, तो प्रिंट आउट कौन निकालता है? प्रिंटर निकालता है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि पहले का 4। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, यानी कि 2। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ड्राइंग टूल है, यानी कि 1। और सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि 3। तो 4 2 1 3, तो 4 2 1 3 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 4 2 1 3। तो फ्रेंड्स, इस पेपर में इतने ही क्वेश्चन है, शायद इसमें 1 2 पेज मिसिंग है, जिसमें से 6 क्वेश्चन तो जीएस के हैं और 2 क्वेश्चन रीजनिंग के मिसिंग हैं। जिनके पास भी हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में भेज देना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और उसी में आपको एक लिंक दी जाएगी जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है, जिसमें चैट कर सकते हो, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, क्वेश्चन भेज सकते हो, तो वहाँ पर आप भेज सकते हो। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।